Welcome all my dear online students. So in the previous session we have discussed the first 13 question subjective questions थे जो आपके एस ब्लॉक के of the JEE previous year advanced questions of एस ब्लॉक. ठीक है, अब हमारे पास straight objective type questions हैं from question number 14 to 31 and we have seen in the last 13 questions कि जो जानकारियाँ हमें ब्लॉक्स में जो हम लोगों को जरूरत पड़ रही है वो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स लाइक बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में काफ़ी हद तक समझ चुके हैं. कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर आ रही है बट वो काफ़ी कम है. जैसे अब ये जो 14 to 31 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ईजी होंगे कि जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड छोटे से क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी ईजिली आप सभी से बन भी जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन JEE 1979 का द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैन बी रिमूव बाय हीटिंग. तो हमें पता है कि वाटर दो तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर ना. आंसर देना हो तो मुझे आंसर है इसका बॉम्बे खत्म. अगर आपको भी जानकारी हो तो बस आंसर दीजिए खत्म. बट मुझे तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना है ताकि आपको चीज़ें और क्लियर होती जाए, याद होती जाए. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर मतलब वाटर विच प्रोड्यूसेस सफिशिएंट फोम विद द सोप. ठीक है, एंड हार्ड वाटर अ वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूसेस सफिशिएंट फोम विद सोप. और हार्डनेस ऑफ वाटर के रीजन होते हैं बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. हार्डनेस भी दो तरह की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, अब टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के दो तरीके होते हैं. एक तो बाय बॉइलिंग. अब ये भी आपको याद होगा तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रेडॉक्स. हम हार्डनेस को रेडॉक्स में पढ़ा देते हैं. तो बाय बॉइलिंग आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि बॉइल करने से क्या होगा, चाहे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो चाहे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, दोनों ही आपके गर्म करके कन्वर्ट हो जाएंगे. गर्म करने पर ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट वाटर एट CO2. यहाँ पर भी वही होगा, आपको CaCO3 मिलेगा, ठीक है, प्लस H2O मिलेगा प्लस CO2. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया. हमारा मेन पर्पस होता है हार्डनेस में इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिमूव करना. तो सेकेंड रिएक्शन में भी यही होगा हमारा. ठीक है, दूसरी मेथड जो होती है टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने की दैट इज क्लार्क्स प्रोसेस. अब क्लार्क्स प्रोसेस में आप जो वाटर होता है आपका हार्ड वाटर उसकी रिएक्शन आप क्विक लाइम या स्लैक लाइम किसी से भी करवा दीजिए. क्विक लाइम मतलब CaO और स्लैक लाइम मतलब CaOH होल्ड 5. उससे क्या होगा, उससे भी ये कार्बोनेट में बदलेंगे. लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन आप CaOH होल्ड 5 से करा दीजिए. ठीक, तो आपका यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CaCO3 जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. एक कैल्शियम 2, यहाँ पे कार्बोनेट 2 थे, इधर से 2OH इधर से 2H, ये आपको बना देंगे 2H2. अगर आप ये कहानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ लेते तब क्या होगा सर, तब तो 2 मोल नहीं बनने वाले हैं. तो तब एक मोल बनाइए बेटा. 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का बनेगा, हमें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को हटाना है, और 1 मोल आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा और वाटर के 2 मोल्स तब भी बनेंगे आप. ठीक, तो दीज आर द मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस. है ना, ताकि हमारी हार्डनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की 4 मेथड्स. वॉशिंग सोडा मेथड लगा सकते हो आप, है ना. आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड लगा सकते हो क्योंकि आयंस को ही एक्सचेंज करना है. बायन एक्सचेंज रेजिन मेथड. केटाइनिक एक्सचेंज भी हो सकता है, एनायनिक एक्सचेंज भी हो सकता है. कैलगॉन प्रोसेस लगाते हैं जिसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से रिएक्शन करवाते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स बना के उन्हें अलग कर देता है. और जियोलाइट मेथड भी आप लगा सकते हो. तो एक रफ मैंने चारों मेथड्स का केवल ऑलरेडी नाम बता दिया ताकि हार्डनेस ऑफ वाटर आपकी आगे कहीं आए तो क्लियर रहे. इनऑर्गेनिक में इसका यूज होता रहेगा. चलिए लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय. है ना, आंसर तो केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था पिछले क्वेश्चन का, बट उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पूरी प्रोसेस को समझाना पड़ा. कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, हमें पता है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम ये सब हाईली एक्टिव मेटल है. मेटलर्जी में हम पढ़ते ही हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि ब्लॉक में लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर्ड है आगे पीछे. ठीक है, तो ये सब मेटल्स जो हैं ये हमेशा आपके इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ऑब्टेन होती हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इनके आप एक्वस सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे नहीं, बिल्कुल गलत. एक्वस सॉल्ट का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ऑलरेडी बताया गया चापा वाली मेटल हुई. ठीक है, दैट इज चापा मतलब कॉपर मर्क्यूरी, ए मतलब CHA चापा कोड बताया गया, मैंने आपको बराबर बताया. C फॉर कॉपर, H फॉर मर्क्यूरी, A फॉर Ag, P फॉर प्लेटिनम और फिर A फॉर एम. चापा वाली मेटल है तो एक्वा सॉल्ट के रिडक्शन से आपको ये मेटल मिलेंगे. बट अगर इसके अलावा चापा के अलावा कोई भी मेटल हुई तो कैथोड पर आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगी बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इस वजह से जब आप इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, आप सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस याद करो, है ना. सोडियम कैसे ऑब्टेन कराते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. मैग्नीशियम को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्नेलाइट. ठीक है, उसमें आप पहले MgCl2 मोल्टन फॉर्म में लाते हो. और इसी तरह से अगर आपको कैल्शियम ऑब्टेन करना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे मोल्टन CaCl2 का, मतलब फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इन वाटर. अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है तो मेटल चापा वाली नहीं है, इसलिए आपको कैथोड पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होकर हाइड्रोजन मिलेगी. तो सेकंड ऑप्शन आप नहीं आप लगा सकते हो. ठीक है, रिडक्शन ऑफ CaCl2 विद कार्बन तो आपको पता होना चाहिए ना. कार्बन रिडक्शन मेथड मेजरली हम लोग किस के लिए लगाते हैं, SN के लिए लगाते हैं, Fe के लिए लगाते हैं. ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड सब के लिए लगा सकते हो आप. ठीक है, बट इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये अपना
हाई टेम्परेचर इनको रिड्यूस करने के लिए लगेगा, उस हाई टेम्परेचर पर इनके कार्बाइड बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको मेटल मिलने के बजाय कैल्शियम का कार्बाइड मिल जाएगा। रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन CaCO3, इसके लिए कायदे से रोस्टिंग वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, उनके लिए कैल्सिनेशन वर्ड यूज होना चाहिए था। और कैल्सिनेशन अगर आप लाइमस्टोन का करवाते हो तो आपको CaO + CO2 मिलता है, कैल्शियम का ऑक्साइड मिलता है, ना कि कैल्शियम। अभी आपको कैल्शियम ऑब्टेन करना है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन CaCl2 का कराओगे, उसमें ठीक है आप CaF2NaF को भी थोड़ा सा मिलाते हो ताकि फ्यूजन पॉइंट का आप कम कर सको और थोड़ा सा कंडक्टिविटी को बढ़ा सको। ठीक है, तो ये इन जनरल बस इतना सा शॉर्टकट वे में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रिड्यूसिंग नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमें पता है कि ऑल एल्कली मेटल्स कोई भी हो, ठीक है, उसे अगर हम लोग लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डाल रहे हैं X + Y NH3 में, तो ये आपका डल के बना देता है MNH3Y प्लस और प्लस आपका ENH3X-। इसे सॉल्वेटेड अमोनिएटेड केटायन बोला जाता है, इसे सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये सॉल्यूशन आपका रिड्यूसिंग नेचर का होता है इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ना, मेटल तो ऑक्सीडाइज हो गई, तो मेटल ऑक्सीडाइज हो रही मतलब वैसे भी हमें पता है मेटल्स तो एक अच्छा किसकी तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कोई दूसरा सब्सटेंस जो गेन करेगा, ठीक है, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए रिड्यूसिंग नेचर का भी हो गया। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपका ठीक है ओरिजिनल सॉल्यूशन की डेंसिटी से कम होती है। ये सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर करता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमें इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में, डीप ब्लू कलर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक, डेंसिटी लेस देन आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया, अमोनिया से भी इसकी डेंसिटी सॉल्यूशन की कम होती है, ठीक है। ओपन केस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जब सॉल्वेटेड आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। और अगर आप कंसंट्रेशन को अमोनिया के काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन क्योंकि अभी आगे एक बार और आने वाला है, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में पेयरिंग हो जाएगी, तब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा देर तक आपने इसे खुला छोड़ दिया या इंप्योरिटीज हुई लिक्विड अमोनिया में, तब ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है मेटल, क्योंकि नॉर्मल एक रिएक्शन हमें पहले से पता है कि सोडियम की अगर आप NH3 से रिएक्शन कराते हो तो सोडामाइड बनता है, एंड सोडामाइड इज NaNH2 प्लस साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो अगर लिक्विड अमोनिया में इंप्योरिटीज के तौर पर जिंक कैफी वगैरह नहीं हुआ तब तो ये सॉल्यूशन हाईली स्टेबल है, ठीक है, बट इंप्योरिटीज के तौर पर हुआ तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो सकती है। इतनी जानकारियां आपको लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में ध्यान रखना है, इसके बाहर फालतू की कोई चीज़ वो आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ भी नहीं है। हैवी वाटर सबको पता है ना, बस कंफ्यूज करने के लिए उसने H2O18 भी दे दिया है। H2O18 तो नॉर्मल वाटर है, बस उसमें ऑक्सीजन आइसोटॉपिक हो गया। हैवी वाटर होता है जब हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटॉप लेते हैं, और इसलिए हैवी वाटर है आपका D2। ये सब तो बहाने से पर्पसली दे दिया बेटा, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। ग्लोबल सॉल्ट किसे बोला जाता है आपका Na2SO4.10H2O को, CuSO4.5H2O को ब्लू विट्रियोल, MgSO4.7H2O को एप्सम सॉल्ट, FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रियोल। द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, सब में बहाने से O2 दिया है। इस क्वेश्चन को भी मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ कि वो कंफ्यूज करवाने की आपसे कोशिश कर रहा है। सब में O2 देने का पर्पस ही ये है आपका कि वो चाह रहा है आपसे, ठीक है ना, वो चाह रहा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप सही करें, अदरवाइज जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे उनको लगेगा यार सभी तो पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ध्यान देना, पेरोक्साइड्स मतलब O2-2 जिसमें नजर तो O2 ही आएगा आपको, है ना, वो केवल नेहा और विपाशा, जो मैं ऑलरेडी काफी बार आपको बता चुका हूँ, केवल नेहा और विपाशा पेरोक्साइड बनाते हैं, मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, बैरियम और स्ट्रोंशियम, ठीक है। केवल ये 4 एलिमेंट ही पेरोक्साइड्स बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइड की बात करो, बार बार बोल चुका हूँ, और जब जब आएगा तब तब बोलूंगा, करिश्मा दैट इज पोटेशियम, रूबिडियम और सीडियम, ठीक है। इसके अलावा PbO2 ये पेरोक्साइड नहीं होता, ये लेड डाइऑक्साइड है, ठीक है। MnO2 ये भी डाइऑक्साइड है, TiO2 वो भी डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, आप इस तरह से बोलोगे, क्योंकि लेड, मैग्नीज, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ऑक्साइड के फॉर्म में लिया तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, 2 ऑक्सीजन -4, तो लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +4। हाँ, ये अलग बात है, आपके मन में डाउट आ रहा हो तो लेड की +4 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, स्टेबल नहीं होती, वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके सामने वालों को ऑक्सीडाइज करके खुद +2 में कन्वर्ट होना जाता है, दैट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आपको समझाया जा चुका है। बट यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं बेटा ना, एग्जिस्ट तो करती है, स्टेबल नहीं है। MnO2 मैग्नीज तो +4 में स्टेबल भी है, ठीक है। TiO2 टाइटेनियम +4 में पाया जाता है। तो अगर मैंने यहाँ ऑक्साइड लिया होता तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाती। सोडियम कभी भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, तो पेरोक्साइड केवल Na2O2 ही है, और इस वजह से वो हमसे बोल रहा है द ऑक्साइड, है ना। अब उसने नाम बहाने से पेरोक्साइड नहीं दिया ही नहीं है। पेरोक्साइड देता तो कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बच जाते गलती करने से, कि उन्हें याद रहता कि सोडियम का पेरोक्साइड होता है, उसने बहाने से ऑक्साइड बोला है, और इधर भी पेरोक्साइड वर्ड यूज नहीं करा है। जेई वाले की थोड़ी थोड़ी कलाकारियां समझना चालू करें, तो इधर भी उसने H2O2 बोला है, ना कि उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला है। अगर आपने इसकी रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड, मान लीजिए HCl से करवा दी, तो आपको H2O2 मिलेगा प्लस साथ में 2 NaCl,
क्योंकि हमें पता है बेटा ये बेसिक नेचर का, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो सॉल्ट तो बन ही रहा है, यहाँ पर ऑक्साइड था इसलिए फाइनली बना भी परऑक्साइड। और ये थोड़ी सी हिंट याद रखें, आपका काम आसान रहेगा। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में ही इसी एस ब्लॉक के नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट मैंने समझा दिया था जब क्वेश्चन आया था कि KNO3 प्लस K की रिएक्शन की बैलेंसिंग, तभी मैंने आपको बता दिया था कि बाकी सभी मेटल नाइट्रेट्स गर्म करने पर आपको, ठीक है ना, सभी मेटल नाइट्रेट्स गर्म करने पर, चाहे वो लेड का हो, कॉपर का हो, है ना, ये सब गर्म करने पर PbO अपना ऑक्साइड NO2 और हाफ O2 देते हैं। हम फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन भी कराते हैं वेट लॉस वाला, है ना, तो वेट लॉस आपका इन दोनों की वजह से। कॉपर का नाइट्रेट भी एक्जैक्टली सेम रिएक्शन शो करेगा, सिल्वर और मर्क्यूरी के नाइट्रेट थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करते हैं। अलग क्या होता है कि ये अलग यहाँ नहीं है बेटा, NO2 और O2 तो इन्हें भी बनाना ही, ठीक है, NO2 और O2 तो इन्हें भी बनाना है, बट सिल्वर का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता है, तो इस वजह से हल्का सा गर्म होते ही ये आपको मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन इसके अलावा मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी शो करता है। तो हम लोग नाइट्रेट्स के हीटिंग इफेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 आपका एल्की मेटल के नाइट्रेट्स, उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम आएगा, क्योंकि अगर आपने इन्हें गर्म करा तो ये आपको पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2 देंगे, ये आपको KNO2 प्लस हाफ O2, ये भी सॉलिड, ठीक है, और ये भी सॉलिड। और ज़्यादा गर्म कर दिया, ये भी जेई का क्वेश्चन है इसलिए बता दूँ, ज़्यादा गर्म कर दिया मतलब 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो और कहानी बदल जाएगी। K2O अलग हो जाएगा, तब N2 मिलेगा आपको, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी जेई में पूछा गया। इनफैक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने इसी मैकेनिज्म से आपको KNO3 और K की रिएक्शन बताई थी। पहले KNO3 इसमें टूटा और वो जो एक्स्ट्रा K डाला था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके K2O में बदल गया, याद रखने की हिंट बताई थी। तो नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट हम बॉन्डिंग में काफी डेप्थ में पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। इस वजह से हमारा आंसर KNO3 है, क्योंकि KNO3 आपको दोनों में से किसी भी कंडीशन में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देने वाला नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 21, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। अभी मैंने बोल दिया कि अगर आपने एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल के एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया तो आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर तो हमेशा आपको, कैथोड पर तो हमेशा आपको H2 ही मिलने वाली है। पहला प्रोडक्ट कैथोड है, कैथोड पर H2 मिलने वाली है, मतलब ओनली ऑप्शन ए ही करेक्ट हो सकता है, बाकी सब कहानी खत्म। क्योंकि मैंने अभी आपको, ठीक है, आज के ही क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 था ना शायद, उसमें बता दिया था कि अगर चापा वाली मेटल हुई, अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, चापा मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। हम लोग इसको याद रखने का स्टूडेंट को कोड भी ये बताते हैं, अगर चापा है तो चापा है वरना हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर चापा है तो चापा वाली ही मेटल मिलेगी, वरना हमेशा हाइड्रोजन ही मिलेगा, ठीक है। और उसी से आपका आंसर ए निकल आया, ठीक है। अब मैं मैकेनिज्म जरूर समझा दूँ ये होता क्या है थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार जेई में पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा। आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके, ये प्लस ये माइनस, आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके इसका इलेक्ट्रोलिसिस चालू करवाया। इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड हम प्लेटिनम का ही लेते हैं, ठीक है। और ये एनोड है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज एनोड। एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होगी आपका, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर होगा हमेशा रिडक्शन, ये कैथोड है तो कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, अब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन में Na+ भी है, सल्फेट भी है और वाटर भी है, ठीक है। जैसे ही आपने बैटरी का स्विच ऑन करा, Na+ कैटायन भागेगा आपका कैथोड की तरफ, C की तरफ भागता है, कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन भागेगा एनोड की तरफ, तो A की तरफ भागा, ठीक है। और वाटर तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो से, अगर आपको माइंड में डाउट आ रहा हो कि सर इसमें तो H+ और OH- भी होगा बिल्कुल, है ना, बट सिंस H+ और OH- आपको याद हो कि आप प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवा सकते हो। H+ और OH- का जो कंसंट्रेशन होता है वो इतना कम होता है कि उनके प्रेफरेंस में अगर करेक्ट रिएक्शन लिखने को बोले तो हमेशा आपको वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है उन आयंस के रिस्पेक्ट में, बाकी को तो चेक करना है। अब एनोड को अगर आप चेक करोगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के चांसेस एक तो सल्फेट के हैं, वाटर के हैं, है ना, इससे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कैथोड पर आपके रिडक्शन के चांसेस Na+ और वाटर के, और रूल मैंने बता दिया है कैथोड के लिए, क्योंकि आपका आंसर देखो उतने से हो चुका है, बट अब तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। एग्जाम में स्ट्रेस केवल आंसर पे है, घर में करते वक्त कॉन्सेप्ट पर स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक। तो अगर चापा वाली मेटल है तो ही उस मेटल का रिडक्शन होगा, और ये सब मेटल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमेशा हाइड्रोजन का ही, वाटर का ही रिडक्शन होगा, तो ये कहानी खत्म। अब इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, ठीक है। सल्फेट में ऑलरेडी सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, दैट इज +6, तो ये फर्दर क्या ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए सल्फेट सॉल्ट्स आ जाए, नाइट्रेट सॉल्ट्स आ जाए, ठीक है। इन अगर सल्फेट और नाइट्रेट दिख रहे हैं, क्योंकि मेजरली इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चन में आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट ही दिखेंगे। अब सल्फेट नाइट्रेट आ जाए तो इनको भूल ही जाना, क्योंकि इनका नाइट्रेट में भी वही रीज़न है,
नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 में है, तो ना इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना इसका। क्लोराइड ब्रोमाइड होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो वाटर का ही होगा। और रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन भी पूछ सकता है। एनोड पर वाटर के ऑक्सीडेशन का मतलब है O2 का प्रोड्यूस होना +4H + 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए एनोड प्रोडक्ट आपका O2 है। कैथोड पर, ठीक है ना, कैथोड पर आपका पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, चलो ठीक है। कैथोड पर दूसरे में एक चीज़ और बता दूं, 2 मिनट और 1 मिनट और लगेगा हमें, बाकी पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर। कैथोड पर वाटर का रिडक्शन मतलब एक तो H2 गैस बनेगी आपका और प्लस साथ में 4OH-, तो इसलिए हमारा एनोड प्रोडक्ट O2 है, कैथोड प्रोडक्ट H2 है। और अगर आप है ना, ये रिएक्शंस सही इसलिए लिख रहा हूँ कि कभी रिएक्शन ही पूछ ले कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन सी। हो सकता है एक रिएक्शन एनोड पर OH- का ऑक्सीडेशन भी हो, एक रिएक्शन कैथोड के लिए H+ का रिडक्शन भी हो, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ध्यान देना, वो सही नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो H+ और OH- आयंस प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में, उनका कंसंट्रेशन इतना कम होगा कि उनके प्रेफरेंस में हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का ही होगा, ठीक है। और कभी भी आप इस तरह का कोई सॉल्ट लेते हो जिसमें मेटल चापा वाली नहीं है और सल्फेट और नाइट्रेट हो, ये भी एक जनरल रूल सुन लें, तो इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्यों? आप दोनों रिएक्शन को ऐड करो, 4H+ 4OH-, 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, H+ और OH- जुड़ के 4 H2O बनाएंगे, ये 4 H2O भी कैंसिल, इसलिए सिंपली इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक जनरल रूल ही बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी शॉर्टकट क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहला, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पे से एनोड पर O2 और कैथोड पर H2 गैस मिलती है। ये दोनों 2:1 मोल रेशो में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मोल रेशो या वॉल्यूम रेशो बोले तो 2:1, इक्विवेलेंट्स का रेशो बोले तो 1:1। वाटर के 1 मोल को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। क्यों? आप नेट देख सकते हो, 2 मोल वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है और 2 मोल वाटर ने इलेक्ट्रोलाइज होने के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करा है, तो 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज होने के लिए 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन तो वहीं पर खत्म हो गया था मेरे जरा सा बोलते ही, ठीक है। एग्जाम में इतना ही करना है, बट मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको रिवाइज कर दी है। इनके अलावा कोई भी मेटल ली और सल्फेट या नाइट्रेट सॉल्ट लिया, हमेशा यही दोनों रिएक्शन होंगे, खत्म कहानी। क्लोराइड ब्रोमाइड आता तो फिर एनोड पर क्लोराइड ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन होता। मतलब अगर मैंने CuCl2 ले लिया, चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को एक्सटेंड ही कर दें, CuCl2 ले लिया तो कैथोड पर आप बोलोगे कॉपर का रिडक्शन, जो कि चौथा वाली मेटल होगी। एनोड पर आप बोलोगे Cl- का ऑक्सीडेशन और Cl2 गैस मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल था, बाकी मैंने इसकी प्रोसेस पूरी समझाने के लिए समय लिया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हैंग क्यों हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, मेटेलिक क्लस्टर एग्जिबिटेड बाय सोडियम मेटल इज एक्सप्लेन्ड बाय। आपको शायद पता होगा बेटा कि मेटल्स को जब कट करा जाता है तो उनकी शाइनी बिल्कुल चमकदार सरफेस एक्सपोज होती है, वही मेटेलिक क्लस्टर होता है। ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है लस्टर, क्योंकि लक्स होता था, लक्स का मतलब होता था लाइट। हमारे यहाँ लक्स साबुन है, साबुन की बात नहीं हो रही है ना। ग्रीक वर्ड में लक्स का मतलब लाइट होता था। और मेटेलिक क्लस्टर सोडियम मेटल है, तो उनका जो आपको चमक नजर आ रही है, आभा नजर आ रही है, जैसे इस समय आपको मेरे चेहरे पर खूब आभा नजर आ रही होगी, है ना। तो अगर आपने मुझे एक झापड़ मारा तो आभा और बढ़ जाएगी, ठीक है। वही मेटल्स के लिए कहानी कि अगर आपने उनको झापड़ मारी, मतलब उन्हें रगड़ा काटा पीटा, तो उनका मेटेलिक क्लस्टर और ज्यादा वेल एक्सपोज होता है। और आपसे पूछा है कि उसका रीजन क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा बेटा। मेटेलिक क्लस्टर जो होता है वो होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी तो आप देखो बहाने से अलग अलग ऑप्शन दे दिए। डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस, किसमें डिफ्यूजन कोई पता ही नहीं बेटा। एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन्स, फ्री प्रोटॉन कहाँ से आ गए मेटल के अंदर। एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एग्जिस्ट है ना। सोडियम की स्ट्रक्चर से तो मेटेलिक क्लस्टर का कोई लेना देना नहीं है। मेटेलिक अब स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो बेटा, पोटेशियम की स्ट्रक्चर, लिथियम की स्ट्रक्चर और अलग होती है, मैग्नीशियम की थोड़ी और अलग होती है। कोई HCP में, मुझे सबकी याद तो नहीं, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि कोई BCC में क्रिस्टलाइज होता है, कोई FCC में क्रिस्टलाइज होता है, कोई HCP में क्रिस्टलाइज हो रहा है। अगर मेटल है तो मेटेलिक क्लस्टर सभी में होगा। रीजन है ऑसिलेशन ऑफ क्या आपका लूज इलेक्ट्रॉन। जब है ना ये इनके आउटरमोस्ट शेल में मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले शेल में जो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता रहता है आपको ऑसिलेट। और जब उस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फॉल होती है, तो लाइट फॉल होने की वजह से क्या होता है, वो आपका मेटेलिक क्लस्टर को एक्सप्लेन करता है, मतलब एग्जिबिट करता है। तो इसका रीजन सीधे सीधे हमारा ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन BaO2 विद डाइल्यूट H2SO4। तो आप देख सकते हो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जिसकी जानकारी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं हो, है ना कहीं हम आपको पूरा सॉल्ट एनालिसिस, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड मेटलर्जी पढ़ाते वक्त सब जानकारियां दे चुके होते। BaO2 + H2SO4 की अगर आपने रिएक्शन कराई तो इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे आपका, एक BaSO4, दूसरा आपका H2O2, ये 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बेरियम मैंने अभी बोला था, नेहा बिपाशा परऑक्साइड बनाएगा, वो परऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। क्वेश्चन यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन BaO2 विद डाइल्यूट H2SO4 प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट केवल ऑक्सीजन है, यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 और सल्फेट वाले में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बॉम्बे -1 एंड -2, ठीक है।
देखिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इस सेशन का आपका फ़ायदा ये है इनऑर्गेनिक के, अगर आप सब क्वेश्चंस में से सॉल्यूशन ढंग से समझ ले रहे हैं तो इन 25-30 घंटों का जो भी हमारा कंप्लीट सेशन होगा, बिकॉज वी हैव अराउंड 400 to 500 क्वेश्चंस वी आर हैविंग, तो उसमें पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए टू जेड आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन 19 JEE 9085 का आप देख लीजिए। ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो मैंने आपसे बोला ही था कि कोई पेरोक्साइड होना चाहिए जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। ये 85 का क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन बस लैंग्वेज बदल के फिर 91 में रिपीट करा है। अब उसने ठीक है पर्पसली रिएक्शन लिखवाई दी, वहाँ रिएक्शन लिखवाई नहीं थी, वहाँ पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके H2O2 देगा, तो वहाँ Na2O2 था। अगर Na2O2 की रिएक्शन आपने H2SO4 से करवा दी होती तो भी आपको H2O2 मिलता और Na2SO4 मिलता। इसीलिए इस सेशन का फायदा हमारा यही है कि हमें पूरी चीज़ें पता पड़ जाएंगी कि आखिर उसे पूछना क्या है, उसे फिक्स चीज़ें ही पूछना है। अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एंडलेस। इतनी चीज़ें हैं कि ना मुझे याद रखना मेरे लिए पॉसिबल है, ना आपको याद रखना पॉसिबल है, बट काम की चीज़ें जो कॉमन चीज़ें बार बार पूछना है उन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। एक दिमाग में हम अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर से द स्पीसीज दैट डू नॉट कंटेन पेरोक्साइड आयन, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, नेहा और विपाशा। अब इसमें देखो नेहा मतलब हाइड्रोजन आ गया H2O2, विपाशा मतलब बेरियम आ गया BaO2, विपाशा मतलब SrO2 भी आ गया। तो केवल कौन सा बचा आपका PbO2। अब ये एक क्वेश्चन भी मेरी ट्रिक से आपका अगर 1 सेकंड में हो जाए तो एक क्वेश्चन का मतलब होता है आपको 4 नंबर अपने कॉम्पिटिटर से एज मिल जाएगी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द फॉलोइंग कंपाउंड हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको लास्ट सेशन में भी हमारा एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था आपका सल्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। तभी मैंने लॉजिक दिया था कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट ये काफ़ी बड़े एनायन बेटा। अगर आपको लैटिस स्टेबल बनाना है, साइज का मिसमैच जितना ज़्यादा होगा वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। और जितना ज़्यादा साइज, ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल, मैंने आपसे तब भी बोला था कि वर वधु का चयन करते वक्त है ना हाइट वाइट सब मेंशन इसलिए करी जाती है। हाइट वजन कि अब 80 किलो वाला है तो वो ठीक है 30 किलो वाले या 40 किलो वाले से शादी करना पसंद नहीं करेगा, 150 वाले से भी नहीं करेगा। 6 फीट का है तो वो 6 फीट, लड़की 6 फीट की है तो लड़का भी चाहेगी 6 फीट के आसपास को, क्योंकि सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, समानताएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपका स्टेबिलिटी बढ़िया होगी, निभाना उतना चीज़ों को क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अब इसमें देखो सबसे पहले एक तो अच्छी चीज़ क्या होगी कि उस क्वेश्चन में वो सल्फेट वाला क्वेश्चन था, सभी एल्कालाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स थे। हालांकि हम सबकी स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी सब बॉन्डिंग में समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए अभी तक मुझे कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं लग रहा है जो अलग से हो, बट मैंने तब भी इस ब्लॉक में अलग से क्वेश्चन रखे हैं कि आपको आइडिया रहे। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम ये 3 तो आपके एल्कालाइन अर्थ मेटल के हैं, एक है आपका एल्कली मेटल। और आपको याद होना चाहिए एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स गर्म करने पर कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, बिकॉज इट शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। बाकी कोई भी कार्बोनेट उनका गर्म करने पर डिकम्पोज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी तो K2CO3 की, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है, 1 लास्ट में होना चाहिए। सो आंसर विल बी बॉम्बे और दिल्ली। अब MgCa और BeCO3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल, मैंने बोला ही डाउन द ग्रुप जाने पर केटायन की अगर साइज बढ़ेगी तो आपका बड़ा केटायन और बड़ा एनायन मिलकर एक अच्छा स्टेबल लैटिस बनाएंगे, उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इस वजह से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कम स्टेबल BeCO3, मतलब 4 सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। 4 के बाद आपका 2 आएगा Mg के बाद आएगा आपका 3, ठीक है ना। और इस वजह से आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अब एग्जाम की भी ट्रिक बताऊं बेटा, कभी कभी देखो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए है कि मैंने पहले भी बोला था कि अलग अलग बंदे की जो मेमोरी है बेटा, ठीक है, अलग अलग हो सकती है। ठीक, हो सकता है किसी का स्टोरेज स्केल 16 GB का हो यहाँ पर, ठीक है, किसी का 32 GB का हो, किसी का 64 का, किसी का 128 GB के स्टोरेज वाले को तो एक एक चीज़ वैसे याद हो जाती है। और 128 GB के स्टोरेज वाले थोड़े से गॉड गिफ्टेड होते हैं बेटा, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में। बाकी जो है वो 16, 32, 64 GB के मेमोरी में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब आइडियल साइज है 32 GB का, तो एटलीस्ट आपका मेमोरी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, 16 वालों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, 64 वाले बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में होते हैं, 32 वाले सिलेक्शन वाले जोन में होते हैं, 128 वाले तो अलग होगी कहानी। ठीक है, तो अब 16 वाले अपनी मेमोरी 32 कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा लिंक करके कि K2CO3 एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चले हमें याद है कि एल्कली मेटल के कार्बोनेट, क्योंकि कई जगह आ जाती तो हमारा आंसर B या D। अब बाकी में एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा ना बेटा, या तो B से C की तरफ होगा, मतलब 4, 2 और 3 होना चाहिए, या फिर CA उल्टा होगा, मतलब सबसे पहले 3 आ जाए, 3 के बाद आ जाए 2 या फिर 4 आ जाए। तो अगर 1 आपने सिलेक्ट कर लिया है, एक कुछ हिंट, क्योंकि एग्जाम में आपको अब मेरे क्वेश्चन जो आप करना चालू करें वो मेरी बातों को याद रखना, थोड़ा सा स्टोरेज अपना बढ़ा के लिंक करने की आदत से ना, ये BOD में से आंसर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑर्डर जो होगा वो बेरिलियम, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर ही होगा ना, सिस्टमेटिक ऑर्डर में या तो बेरिलियम फिर कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम फिर कैल्शियम ये होगा, या फिर उल्टा होगा, सबसे पहले 3 आ जाए दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, 3 के बाद आपका आ जाए कौन Mg, वो तो बीच में रहेगा 2 और फिर आ जाए 4। तो ऐसा तो ऑर्डर नहीं बेटा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें भूल जाते हैं तो थोड़ा सा अपना IQ लेवल भी, जो मैं इन सेशंस में बताते चल रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ मुझे याद आ रहा है, हालांकि लगातार हम काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी मैं भी भूल जा रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके अपने IQ लेवल से भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे पता है बेटा कि आप चाहते हैं कि सब याद हो, बट भूलना भी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। हम भी भूल जाते हैं,
मैं भी गजनी बनते जा रहा हूँ धीरे धीरे। मेरी बीवी तो काफ़ी चिल्लाती है मुझे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आपको ये लाने को बोला, लाए नहीं भूल गए, तो अब धीरे धीरे बाल उड़ते जा रहे हैं, दाढ़ी सफ़ेद होती जा रही, तो गजनी टेंडिंग टू गजनी हम भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बोलना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, बट अभी आप गजनी की टेंडेंसी नहीं हो, आप तो अभी खूब यंग हो बेटा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ द पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस। अब हमें पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस के भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस एसिड का फॉर्मूला, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, H2S2O8। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर आपको पता ही होगी, HOS की इसके नाम में पेरोक्सी क्यों आ रहा है, इसके नाम में पेरोक्सी आ ही इसलिए रहा है कि अगर आपने नॉर्मल वे में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करी H2S2O8 में 8 ऑक्सीजन -16, 2 हाइड्रोजन +2, 2 सल्फर के ऊपर +14 का चार्ज होना चाहिए, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगी। सल्फर कभी भी +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। मैक्स पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6, तो इसमें पेरोक्सी लिंकेज डालना ही पड़ेगा, और ये आपका पेरोक्सी लिंकेज है। ठीक है ना, अब एक्चुअली ये कोवैलेंट कंपाउंड है बेटा, और कोवैलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म से चलता है SN1 SN2, बट आप खुद समझिए कि एग्जाम में आप पूरा मैकेनिज्म लिखने जाओगे, आपको तो जस्ट इसलिए मैंने 16 GB 32 GB की कहानी समझाई। जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी में स्टोरेज है उससे तुरंत निकालिए, नहीं है तो फिर थोड़ा सा मेरी शरण में आके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए ना। चीज़ों को समझने की कोशिश ये है कि जब आप इसकी रिएक्शन H2O से कराओगे, ठीक है ना, एक्चुअल मैकेनिज्म है इसका मैं बता ही दूँ। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर अपना वैकेंट ऑर्बिटल एक्सपांड कर सकता है, ये आपका ठीक है ना इधर जाएगा, और ये ऑक्सीजन इधर जाके अटैक करेगा, तो O के ऊपर माइनस आ जाएगा, ये आके जुड़ गया OH2+। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और OH2+ में से एक H+ बाहर निकल गया, तो यू कैन सी फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका H2SO4 बना, और दूसरा मॉलिक्यूल H, इससे आके H जुड़ जाएगा, तो H2 और S कितना हो गया, O कितना हो गया, S तो एक ही है, O 1 2 3 4 5 H2SO5। ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर होता है। अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया तो H2SO5। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैसे तो जेई में जो क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने में सभी एडवाइस करूंगा कि आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो पेरोक्सी लिंकेज था वो इस H2O में जाके H2O2 + H2SO4, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की अगर आप बात करोगे तो ये कैंसिल, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिपेयर H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने की एक मेथड है कि अगर आपने H2S2O8 का हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ये आपको 2 मोल्स ऑफ H2SO4 और 1 मोल ऑफ H2O2 देगा। अब ऑप्शन देखते हैं, मुझे तो आंसर याद था बेटा, बट मुझे तो आपको समझाना है। ठीक है, अभी मैं घर वाली के लिए गजनी बन चुका हूँ, मैंने अभी आपसे बोला आपके लिए गजनी नहीं बना हूँ, अभी मैं 5 7 10 साल अभी आपके लिए गजनी बनने वाला नहीं हूँ, है ना, सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन सही बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, बाकी पूरा सही नहीं हो रहा है। 2 मोल्स ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, वो तो 1 मोल बन रहा था, अगर वो भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सही हो सकता है, बट डी को भी चेक करें कहीं कंप्लीट वाला आंसर ना हो। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड, तब तो गलत हो गया बेटा, 2 जगह पेरोक्सी लिंकेज दे दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन अभी इन चारों में से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आपको सी देना पड़ेगा। भले ये मल्टीपल चॉइस भी होता है, मल्टीपल चॉइस होता तो हम ए को भी सही मान सकते थे और सी को भी, तब 2 सही है ना, ऊपर ठीक है मेंशन ना हो अलग बात है। डी तो तब भी नहीं सही होता, डी तो तब सही होता 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलता और 1 मोल H2O2 का बोलता, तब जाके सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट्स एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अभी मैं बता ही चुका हूं बेटा, एनोड पर आपका O2, कैथोड पर H2, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कहां बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले ही आया था। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेई वाला अपने ही क्वेश्चन रिपीट करता है। 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा दिया रिपीट करने वाले। लास्ट सेशन में मैंने सल्फेट की स्टेबिलिटी, तो इस सेशन में आपकी कार्बोनेट की स्टेबिलिटी। एक ट्रेंड समझिए कि उससे पता है कि इनऑर्गेनिक में इतनी चीजें पूछी जाने लायक है, एक साल वो इसको पूछेगा, एक साल इसको पूछेगा, उन्हीं चीजों को घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के पूछेगा। ये तो पूरा ही क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। 21 क्वेश्चन एंड 27 क्वेश्चन आर एक्जेक्टली सेम, तो नो नीड टू अगेन सॉल्व द क्वेश्चन, सीधे हमारा आंसर O2 एंड H2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको, है ना, ए ने बी दिया, एक्स ने वाई दिया, ये नॉर्मली हम लोग आपको सॉल्ट एनालिसिस में करवा देते हैं। तो देखें ये क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, क्या कह रहा है हमसे, मेटल एक्स ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स वाई। अब मेटल का नाइट्रोजन में हीटिंग के ऊपर भी इसी सेशन, मतलब इस एस ब्लॉक की सेशन पिछला वाला भी बोले बेटा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, मेटल का नाइट्रोजन में हीटिंग का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है ना, भले आप सेशन एंड होने के बाद एक बार जो पीडीएफ फाइल है उसमें काउंट भी कर सकते हैं, और मैंने बोल ही दिया है कि नाइट्रोजन के साथ कॉमनली रिएक्ट करने के चांसेस में लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ही सबसे आगे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 है, तो वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है। फिर Y on treating with H2O gives a colorless gas which when passed through CuSO4 solution gives a blue color। ठीक है, नाइट्राइड बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो बेटा Y, अब Y पक्का नाइट्राइड होना चाहिए, नाइट्राइड इस ऑप्शन में केवल 2 हैं, है ना। तो 16 GB वाले स्टूडेंट जो थोड़ा भूल जाते हैं वो लिंकिंग से समझे कि अगर नाइट्रोजन में कोई मेटल आप जला रहे हो तो सबसे पहली बात तो लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के चांसेस हैं। चलो हम वो भूल जा रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो नीचे कम से कम देखें कि नाइट्राइड ही बनेगा, और नाइट्राइड केवल यहाँ पर आपके 2 ही हैं, बी और सी, है ना, बी और सी। अब आंसर हाँ, बॉम्बे और कैलकाटा में फिर याद होना जरूरी है, मैंने सोचा था बिना उसके भी काम हो जाएगा, तो ये याद होना जरूरी है कि सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाता है, मैग्नीशियम ही बनाता है। ठीक है, आगे के टेस्ट क्योंकि नॉकिंग के तो इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है, तो Mg की रिएक्शन आपने
ना, मुझे तो सब रिएक्शन समझानी बेटा, आंसर तो हो गया Mg3N2। Mg की रिएक्शन N2 से हुई, बना क्या आपका Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वाटर के साथ रिएक्शन का मतलब है, ठीक है, जो पॉजिटिव हो कंपाउंड में उसे OH दो, जो नेगेटिव हो उसे H दो, तो MgOH उठाएगा, मतलब MgOH वोल्टाइज बनाएगा, नाइट्रोजन H उठाएगा तो वो आपका बना देगा अमोनिया, ठीक है, और 6 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसके 3 मोल्स, उसके 2 मोल्स। अब बाय ऑन ट्रीटिंग, ये बाय था आपका, ठीक है, बाय ऑन ट्रीटिंग विद H2O गिव्स अ कलरलेस गैस, विच, ये कलरलेस गैस है आपका अमोनिया, ठीक है, विच व्हेन पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन गिव्स अ ब्लू कलर। तो हमें पता ही होगा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका। CuSO4 ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है और अमोनिया के पास लोन पेयर है, लिगेंड की तरह काम करके स्विट्जर्स रिएजेंट बना देता है CuNH3,4SO4, और जो ब्लू कलर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये तो याद रखना जरूरी, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आंसर हो गया बॉम्बे। रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को तो एक छोटी डायरी वायरी बनाइए, JH स्पेशल डायरी, डेली उस पर अगरबत्ती भी लगाया करिए, और इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें नोट करिए कि लास्ट के 2-3 दिन केवल उन्हीं को इनऑर्गेनिक में पढ़ के रट के जाइए ढंग से। चलिए, लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 29। हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम फॉर्म हाइड्रेट सच एज, हमें पता ही है ना, MgCl2.6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CaCl2.6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, BaCl2.2H2O, SrCl2.2H2O, ठीक है। वो कह रहा है दिस शोज दैट हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर, अब वो किस नेचर के बेटा, है ना, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं बेटा एनहाइड्रस CaCl2 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ही क्या, मॉइस्चर को इधर एब्जॉर्ब करना है। उन्हीं 3 चीज़ों को नहीं दिख रहा है तो लेट मी क्लीन फर्स्ट, उन्हीं 3 चीज़ों को ये क्या कर रहा है, अलग अलग शब्दों में लिख के दे रहा है आपको, तो इसलिए हमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा देना चाहिए, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के भी हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, एड्जॉर्ब लिख दिया है ना, ये एड्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस हिसाब से तो करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है, यहाँ तो यहाँ गड़बड़ होगी, तीनों ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब करिएगा ना, ये बाय मिस्टेक ऑपरेटर की मिस्टेक होगी। सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन हमेशा सरफेस पर होता है, जबकि एनहाइड्रस CaCl2 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, हाइग्रोस्कोपिक भी बोल सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी। अब इसी को नए वे में बोल सकता है कि अगर एक मॉइस्चर वाले रूम में CaCl2 को रख दिया तो क्या होगा, तो उसका वेट गेन हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन बन जाएगा, क्यों हो जाएगा वेट गेन, क्योंकि वो सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अननोन एनायन व्हेन ट्रीटेड विद, सोडियम सॉल्ट है, अननोन एनायन का है, व्हेन ट्रीटेड विद MgCl2 गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन बॉइलिंग द एनायन इज। हार्डनेस ऑफ वाटर को, हालांकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में पक्का हमने करवा दिया होगा आपको सॉल्ट एनालिसिस में, बट हार्डनेस ऑफ वाटर का नया तरीका पूछने का। सोडियम सॉल्ट है अननोन एनायन का, उसकी रिएक्शन पहले आपने MgCl2 से करवाई, जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बॉइल करने पर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सोडियम का कार्बोनेट हुआ 2NaHCO3, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप MgCl2 के साथ कराओगे, हमें पता है हार्डनेस का रीजन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स भी तो होते हैं। जैसे आपने इनकी रिएक्शन करवाई, आपको पहले मिल गया मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ठीक है। Mg आयनिक रिएक्शंस में हमेशा ध्यान रखिएगा ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है ना, और नॉर्मली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की सभी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करती हैं। ये हुआ, वो साथ में Na और Cl ने जुड़ के 2 मोल्स ऑफ किसके बना दिया आपके NaCl। अब ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना है, ठीक है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बोल रहा है गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन बॉइलिंग, ठीक है। इसको अगर आप गर्म करोगे, NaCl भी वाटर में सॉल्युबल है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी सॉल्युबल है आपका, ठीक है। अभी आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, बट गर्म करा, ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स यू कार्बोनेट H2O और CO2, इस वजह से हमारा, ठीक है, MgCO3 इसी का व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो ये पूरा डाटा बाइकार्बोनेट से मैच हो रहा है। इनडायरेक्टली हार्डनेस ऑफ वाटर को ही पूछने का थोड़ा सा नया तरीका हो चुका है ना, उसी को नए तरीके से पूछ लिया था। पहले आयन एक्सचेंज करा दिया, फिर रेटिंग करा के कहानी कर दी। लिंक करोगे आपका काम ही आसान होगा, क्योंकि ना हमारी तो दिल से दुआ है कि आप पूरा 100% केमिस्ट्री का पेपर करके आए इन सब चीज़ों को समझने के बाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन इट्स रिएक्शन विद KiO4 एंड NH2OH रेस्पेक्टिवली इज एक्टिंग एज। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बता चुका हूँ, बार बार आ रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्योंकि 2H2O2 आपका कन्वर्ट होगा 2H2O + O2 में, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 0 दोनों में जाता है, ठीक है। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, मैं ईयर भी बताऊं आपको, दिस इज 2014 का क्वेश्चन आपका। KiO4 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसमें आयोडीन अपनी किस ऑक्सीडेशन नंबर है, +7, एंड +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। तो ये रूल मैं आपको रेडॉक्स में लिखा ही चुका हूँ। अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में अपनी मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो वो फिर हमेशा ही किसकी तरह काम करेगा आपका, वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा, बोलो, ठीक है। ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो मजबूरी में H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट, तो KiO4 के केस में वो रिड्यूसिंग एजेंट, NH2OH में, ठीक है, जब H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा ये, ठीक, तो नाइट्रोजन भी, हाँ ये बोल सकते हैं कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं है, नाइट्रोजन की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, बट यहाँ पर आपका, ठीक है, नाइट्रोजन अपनी किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, NH2OH में -1 में, ठीक है। तो अब ये किसके तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अमोनिया और उनके डेरिवेटिव्स अगर कोई आ रहे हैं, लाइक अमोनिया और उनके डेरिवेटिव्स मैंने पहले भी बताए थे क्या। अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब होता है उसमें उसका एक एच हटा के उसकी जगह जी डाल दो। अब वो हाइड्रोक्सिलेमीन हो, ठीक है, हाइड्रोजिन हो, जब ये रिएक्ट करेंगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, इनकी टेंडेंसी होती है खुद N2 में कन्वर्ट होते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया रिएक्शन भी है। NH3 हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करे, CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, KMnO4 के साथ रिएक्शन करे, सब केसेस में N2 में बदलेगा। उनके डेरिवेटिव्स भी हमेशा बदलते हैं किसमें, N2। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही रिएक्शन करके वो N2 में बदल जाते हैं। इनफैक्ट अमोनिया की Cl2 के साथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको याद हो तो कि NH3 और Cl2 की अगर आप रिएक्शन कराओगे, दो केसेस होते हैं जो हेलोजन फैमिली में आएगी भी रिएक्शन के फॉर्म में। Cl2 और NH3 की रिएक्शन होगी तो एक प्रोडक्ट पक्का N2 है क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा प्रोडक्ट Cl2 क्लोराइड में बदलेगा, सामने H है तो HCl। अब इसका खुद का एन फैक्टर होगा 3, इसका एन फैक्टर होगा 2। अब ये 2 हो गया, मतलब सॉरी ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि एक बार एन फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस, 3 2 6 क्लोराइड, 6 हाइड्रोजन, ये बैलेंस। ये रिएक्शन तो पैक्ट होनी होनी। अब कौन एक्सेस में है उसके बाद आपकी आगे की कहानी डिसाइड होगी। अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो ये जो HCl बना है बेसिक नेचर का है, दिस अमोनिया विल रिएक्ट विद HCl और कन्वर्जन हो जाएगा किसमें आपका NH4Cl में, ठीक है। और अगर एक्सेस में क्लोरीन हुआ तो फिर ये N2 जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NCl3 बना देगा। तो थोड़ा सा लिंक करके मैं रिएक्शन याद रखने की चीज़ें बता रहा हूँ, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। पूछी जा चुकी है जेई में और 4-5 बार पूछी जा चुकी है, आप पढ़ते भी हो और कहीं ना कहीं आप भूल भी जाते हो कि एक्सेस में कौन था तो क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो 16 GB वाले स्टूडेंट है, अदरवाइज मत दीजिएगा बेटा, वैसे एक अच्छा वर्ड बन गया आपने, जो मेमोरी जिनकी थोड़ी सी शॉर्ट है बेटा भूल जाते हैं, वो लिंक करके पढ़ेंगे कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी आए, N2 में बदलने के चांसेस हैं, उससे आप तुरंत लिंक कर सकते हो। और ये रिएक्शन में कोई रहा हाइपोक्लोराइड हो, क्लोरीन हो, ठीक है ना, CuO हो, कॉपर ऑक्साइड हो, KMnO4 हो, H2O2 सब में N2 बनेगा। तो यहाँ पर NH2OH खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा A, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ अवर कौन से क्वेश्चंस का सिंगल करेक्ट। अब है हमारे पास मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन 32 से 41। ये भी सिंपल ही होंगे, इनमें भी कोई इस सच ऐड आता है, इस सीमेंट में जान है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे बेटा इनमें उतनी जान नहीं होगी, दीदी होंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर वेरियस बैरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल बिकॉज। अगर मुझे याद आ रहा है तो ये क्वेश्चन हम लोग ना, वैसे तो बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ लेते हैं सॉलिबिलिटी में, बट ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग में भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है, मतलब मेरी तरफ से 2 बार छप गया है, ठीक है। वैसे तो मैं ध्यान रखता हूँ क्वेश्चंस जो एक जगह कवर हो गया दूसरी जगह ना आए, बट ठीक है आ गया है। तो इसका रीजन क्या है, सॉलिबिलिटी का रूल ही ये है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल तभी होगा जब उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से अगर कम हो गई तो सॉल्युबल, क्योंकि जब तक कंपाउंड टूटेगा नहीं तब तक वो सॉल्युबल नहीं हो सकता। लैटिस एनर्जी का मतलब ही है कि पहले जो आपके उस आयनिक कंपाउंड ने एक अपना जाल बनाया है, पहले वो जाल तोड़ोगे तो ही तो सॉल्युबल होगा, उस जाल के अंदर पानी घुसेगा अंदर जाके जाल टूटने के बाद। तो अगर सॉल्युबल होना है तो लैटिस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी से कम होना है, इनसॉल्युबल होना है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, तो मैं इसकी थ्योरी इनडायरेक्टली पहले भी समझा चुका हूँ, अभी जस्ट मैं इतना ही बोलूंगा। तो हम लोग अब मल्टीपल करेक्ट है, देखें हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन इट्स लैटिस एनर्जी, सही है, तभी Na2SO4 सॉल्युबल है, हाइड्रेशन ज़्यादा होगी लैटिस से, ठीक है। लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी सही है, बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तभी वो इनसॉल्युबल है। लैटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले इन सॉल्युबिलिटी, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है बेटा, जब तक क्रिस्टल का जाल नहीं टूटेगा तब तक सॉल्युबल होने वाला नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन इट्स लैटिस एनर्जी, ये उल्टा हो गया, अगर हाइड्रेशन कम होती तो सोडियम सल्फेट भी वाटर में इनसॉल्युबल। वैसे हमें पता ही है कि एल्कली मेटल्स के ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऑलमोस्ट सभी। एल्काइन अर्थ मेटल में खूब सारे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल हैं, एल्कली मेटल्स में मैक्सिमम सब कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल है, ओनली देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस में बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, व्हेन जियोलाइट है ना विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज विथ, है ना। अब इसकी रिएक्शन तो नहीं लिखते बेटा, बट मैंने अभी बोल दिया था हार्डनेस ऑफ वाटर, हमारे आज के सेशन का जो पहला ही क्वेश्चन था शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, वो हार्डनेस ऑफ वाटर का ही था। तभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि टेम्पररी हार्डनेस भी होती है, परमानेंट हार्डनेस भी होती है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर चल रहा है। जियोलाइट से जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो, ठीक है ना, तो सोडियम आयन जो है जियोलाइट का वो रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और किससे, मैग्नीशियम से, क्योंकि मैंने आपसे अभी बोला हार्डनेस को दूर करने का मतलब है आपको अपने उस हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना, उन आयंस को रिमूव करना। तो सोडियम रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, इसलिए वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बॉम्बे एंड दिल्ली। हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, वापस आगे लिक्विड अमोनिया मैंने बोला ही था इंपॉर्टेंट है, अब मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आया है। हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, मतलब इंप्योरिटी नहीं है, शोज ब्लू कलर, बिल्कुल सही है। एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, कौन से क्वेश्चन में आया था बता भी दूँ ना, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। मुझे तो क्या क्वेश्चन एक बार आ जाता है तो याद हो जाता है इसी सेशन में ना, बाकी तो मैं भी गजनी हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग ड्यू टू। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना, गजनी तो 10 मिनट में भूल जाता था, आपको कम से कम 40-45 मिनट तक तो याद है कि क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गजनी बनने की प्रोसेस में हूँ, टेंडिंग तो गजनी बनना, अभी नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका था, तब मैंने रिएक्शन भी लिखवाई थी, M + X + Y NH3। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप हमेशा वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। तो मैंने वो लिखवा दिया था, M + X + Y NH3 सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और सॉल्वेटेड अमोनिएटेड केटायन बना था। उस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ब्लू कलर था,
एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन है तो बेटा कंडक्शन तो होगा ही आपका, ठीक है, ये दोनों सही है। प्रोड्यूसेस सोडियम एमाइड, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ये मैंने बोल दिया था, ये तब होगा जब इंप्योरिटी होती है। इंप्योरिटी होने से वो सॉल्यूशन ज़्यादा देर तक उस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन मेटल की अमोनिया के साथ हो गई तो सोडियम एमाइड बना, ठीक है, और साथ में रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ दे चुका था, यहाँ के मैं अब आंसर दे रहा हूँ, ए एंड बी। 35 सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज अबव 800 डिग्री सेल्सियस, आपको याद होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हुआ है। फिर से बता दूं कौन से क्वेश्चन में रिपीट हुआ था ये, जहाँ मैंने पूरे हीटिंग इफेक्ट आपको समझा दिए थे। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 20 कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट ये पिछले लास्ट सेशन जो मैंने 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करे थे तब भी रिपीट हुआ था। तो मैं आपको इनसे यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक जैसे पैक्ट वाले क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो NaNO3 को अगर आपने 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया तो आपको सोडियम का ऑक्साइड Na2O मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी O2 और 2 कह रहा हूँ O2 मिलेगी, ठीक है, और O2 मिलेगी। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस आंसर विल बी ABD। चलो MgSO4 on reaction with next question number 36 with NH4OH and Na2HPO4 forms a white crystalline precipitate. What is its formula? है ना। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम सॉल्ट एनालिसिस के ग्रुप 6 में हम लोग पढ़ते हैं। 0 ग्रुप में अमोनियम, फर्स्ट ग्रुप में Ag, Pb और मर्क्यूरस, सेकंड ग्रुप में कॉपर, कैडमियम, बिस्मिथ, टीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, लेड, थर्ड ग्रुप में Fe, Cr, एल्यूमिनियम, फोर्थ ग्रुप में आपका Mn, जिंक, निकल, कोबाल्ट, फिफ्थ ग्रुप में बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सिक्स ग्रुप में, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट टेस्ट डेटा, तो ये तो टेस्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने MgSO4 की रिएक्शन, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की, और एक ही टेस्ट है सिक्स ग्रुप में, ओरिजिनली तो केवल मैग्नीशियम ही था, बट अब जो उसके इंसॉल्युबल कंपाउंड है वो भी जेई वाले ने इंक्लूड कर दिए। सोडियम, पोटेशियम के कुछ कुछ कंपाउंड इंसॉल्युबल है जो हम सॉल्ट में पढ़ाते हैं। ये अगर रिएक्शन आपने करवा दी Na2HPO4, ठीक है, तो होता क्या है आपका, यहाँ से Mg, ठीक है, यहाँ से NH4, यहाँ से हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सब मिलके मैग्नीशियम, अमोनियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट, Mg NH4, Mg Na2HPO4, Mg NH4PO4 बनाते हैं। हाँ, वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, बाय मिस्टेक मैंने H भी लिख दिया है, ठीक है। तो Mg NH4PO4, इसी का आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब बची हुई चीज़ों में आप देख सकते हो क्या क्या बचा है, सल्फेट, क्योंकि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले नॉर्मली के रिएक्शन बस प्रोडक्ट बता के छोड़ देते हैं ना। आप बैलेंस भी करिए बेटा, बाकी प्रोडक्ट्स भी सोचिए, क्योंकि आजकल जेई में ट्रेंड चल रहा है कि वो अदर प्रोडक्ट्स करके पूछने लगा है कि अदर प्रोडक्ट्स क्या है। तो Na2SO4 बना एक, OH और H ने जोड़ के आपका H2 बनाया। दिस इज कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन। तो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम, अमोनियम, फॉस्फेट का है, ठीक है। हालांकि ये तो सिंगल करेक्ट में होना चाहिए था क्योंकि इसका एक ही आंसर है, बट दिया है तो हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस सॉल्ट H ऑन बॉइलिंग विद एक्सेस NaOH प्रोड्यूसेस अ नॉन फ्लेमेबल गैस, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है H आपका, वो NaOH के साथ रिएक्शन करने पर नॉन फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस कर रहा है। पहली इंफॉर्मेशन, द गैस इवोल्यूशन ईजेस आफ्टर सम टाइम, मतलब थोड़ी समय के बाद वो गैस निकलना बंद हो गई। अपॉन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू सेम सॉल्यूशन द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट्स, कलरलेस सॉल्ट्स इज आर। मल्टीपल करेक्ट है, आंसर इज आगरा एंड बॉम्बे, है ना। पहली चीज़ तो देखो है ना कि सर आगरा बॉम्बे ऐसे कैसे, है ना, हमें तो इतना याद ही नहीं, आपने तो आने चलिए आंसर बोल दिया। सबसे पहली चीज़, नीचे सब अमोनियम कंपाउंड्स हैं। मान लीजिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए बोला है कि मैं ट्रिक भी बताऊंगा, याद रखने के तरीके भी बताऊंगा, कि अगर हम भूल जाते हैं तो नीचे इतना तो दिख रहा अमोनियम कंपाउंड्स हैं। और ये तो एक रूल इंपॉर्टेंट है कि एनी अमोनियम कंपाउंड, कोई भी अमोनियम कंपाउंड हो, चाहे वो NH4Cl ही क्यों ना हो, अगर आपने इसमें कोई भी बेस मिलाया, कोई भी बेस, ये तो मैं रूल के फॉर्म में लिखवा ही चुका हूँ, ऑल कार्बोनेट्स ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ऑल कार्बोनेट्स कोई भी हो, ऑल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स भी, बाइकार्बोनेट भूल गया, ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस CO2 गैस। इसी तरह से ऑल अमोनियम कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद बेस प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस, जो नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। वही कंडीशन है, कोई सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्ट H का है जो एक्सेस ऑफ NaOH के साथ बॉइल करने पर एक गैस दे रहा है। क्यों हो रही है गैस, कैसे प्रोड्यूस होगी बेटा, NaCl के साथ जुड़ जाएगा, एक सॉल्ट बना। बेसिकली ये एसिडिक सॉल्ट है और ये आपका क्या है, बेस है, तो वही एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए था, बट अमोनियम सॉल्ट है तो साथ में NH3 निकालेगा, मतलब यहाँ पर चारों सॉल्ट्स पक्का NH3 निकालने वाले। तो एक हिंट तो देखो, अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, जेई वाले बिल्कुल एब्सर्ड आंसर तो क्या देगा ही नहीं कि एब्सर्ड क्वेश्चन में कुछ भी हिंट ना मिले। नीचे से हमें एक हिंट मिल चुकी है कि इट शुड बी डेफिनेटली अमोनियम सॉल्ट। अब अगर मैं चारों की ही करवा के देख लेता, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, ये अगर आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो इट विल गिव यू, अमोनिया तो सब में निकलेगी, Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3, ठीक है। अगला NH4NO3 के साथ करवाई आपने प्लस 2 NaOH, ठीक है, तो एक ही में हो जाएगा काम यहाँ पे। तो NaNO3 प्लस H2O प्लस आपका NH3, और यही सेम रिएक्शन आपकी अमोनियम नाइट्राइट मतलब NH4NO2 के साथ भी होगी। अगर इसने NaOH के साथ रिएक्ट करा तो ये आपको NaNO2 प्लस H2O प्लस NH3 देगा, ठीक है। तो हमें एक हिंट तो मिल गई कि पक्का भैया अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए, सभी अमोनियम दिए हैं उसने, क्योंकि अदरवाइज तो बेटा बिल्कुल ही हो सकता है किसी को कुछ भी ना हिंट, और जेई वाला ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं देगा कि बिल्कुल हिंट ना मिले। अभी मैंने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट वाले में भी बोला था कि थोड़ी सी हिंट हमें मिल गई थी, है ना, क्या ऑप्शन देख के, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल डी आंसर, बाकी को हम ट्रेंड लगा सकते थे क्योंकि इनऑर्गेनिक में उसे भी पता बेटा, ठीक है। जेई वालों के भी काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको पता होगा, जो साल में जब वो एक पेपर बना रहा है उसमें भी कई क्वेश्चन में उसे बोनस आंसर चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि देयर इज नो
लिमिट ऑफ साइंस। इतनी चीज़ें हैं कि अगर उसने कोई क्वेश्चन किसी बुक से ढूंढ के निकाला, हो सकता है अगली बुक में उसका सॉल्यूशन कुछ अलग हो, कुछ कहानी अलग हो, ठीक है। तो इस वजह से हिंट तो पता पड़ गई। अब हमें ये देखना है कि कुछ समय के बाद भैया गैस निकलना बंद हो गई, तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर ये सॉल्ट ही खत्म हो गया सॉल्यूशन से, ये चारों खत्म होने के बाद कहानी खत्म, ठीक है। अब हमें क्या सोचना है, बट कह रहा है जिंक डस्ट डालने के बाद टू द सेम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में ये चीज़ें हैं बेटा आपके पास, इन चीज़ों में भी अमोनिया तो बाहर जा चुकी है, अमोनिया तो इवॉल्व हो चुकी, बाहर निकल गई। अब हमारे पास बचा हुआ ये है, बेसिकली हमें इनसे सोचना है, एनायन से। जिंक डस्ट डालने पर वापस द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट्स, मतलब फिर से अमोनिया निकलना चालू हुई, ठीक है। अगर जिंक डाल रहे हो, मेटल है बेटा, और डेफिनेटली अमोनिया गैस निकलना चालू हो रही है, मतलब अभी तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी, अब रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 में, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन में, और साथ में आपका ये ना एनायन से अमोनिया निकालना चालू करेगा। बस यही पॉसिबिलिटी बच रही है, ठीक है। सोडियम तो सब में है, इस एनायन में नहीं है, इस एनायन में नाइट्रोजन नहीं है, मतलब इन्हीं दोनों से अब अमोनिया निकलना चालू होगी। और अब मैं आपको बता भी दूं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रेट और इसकी, है ना। जब आप नाइट्रेट की रिएक्शन, ठीक है ना, जिंक से करवाते हो, और जब आप नाइट्राइट की रिएक्शन जिंक से करवाओगे, दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और मेटल तो हमें पता ही बेटा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने लॉजिक से समझाया है ना, मैंने आंसर नहीं लिख दिया कि बस ए और बी चलो आगे बढ़ो, ठीक है, जो क्लास में नॉर्मली टीचर्स करते हैं कि बस आंसर दिया आगे बढ़ गए, ठीक है। लॉजिक समझना था कि अमोनिया सबसे निकल रही थी, अमोनिया का निकलना बंद क्यों हुआ, उसके बाद अमोनिया निकलना फिर से क्यों चालू हुई। मान लीजिए हम ये भी भूल जाते हैं इतना, तो इतना देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा भैया कि फिर से अमोनिया निकलना चालू होने के लिए नाइट्रोजन तो हो कंपाउंड में, और वहीं पर हम आंसर टिक करके आ जाए। मान लीजिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, बट इतना तो आईक्यू लेवल लगाना पड़ेगा ना बेटा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड बोले बेटा आईटी वालों की तो जे एडवांस के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सीधे आईटी में जाने का सपना देख रहे हैं। तो आईटी की तो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता ही है। तो ये है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है। दोनों ही Zn को Zn+2 में ऑक्सीडाइज करेंगे। मैं पूरी बैलेंस रिएक्शन भी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी आपसे बोला था कि अपनी एक डायरी बना दें, जेएच स्पेशल डायरी लिख लें, कि उनमें काम की जो रिएक्शंस में खूब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको जरूर लिखें। ये दोनों रिएक्शन का रूल फिक्स्ड है, नाइट्रेट और नाइट्रेट जिंक डालने पर हमेशा अमोनिया रिलीज करेंगे, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। जिंक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, वो इन्हें रिड्यूस करेगी, ये से ऑक्सीडाइज करेगा। आप आसानी से बैलेंस भी कर सकते हो रिएक्शन बेटा, इसका एन फैक्टर 2 है, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं बैलेंसिंग के साथ समझाने में विश्वास रखता हूँ। 0 से +2 इसका एन फैक्टर, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 में, नाइट्रेट में -3 में 8, और 8:2 का एन फैक्टर, मतलब आप इसे 4:1 भी लिख सकते हो। तो नाइट्रेट का कोफिशिएंट 1 रहेगा, ठीक है। इसको 1 कर दिया, इसको 4। एन फैक्टर निकालने के बाद अगर मल्टीपल्स में है तो डिवाइड भी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आगे बैलेंस करो, ये 4 ही होगा बेटा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। बाकी आप बैलेंस कर सकते हो। बाकी क्या बैलेंस करें, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 है मान लो आपका, है ना, एसिडिक मीडियम ही ले लेता हूँ मैं, तो 3H2O, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो। अपोजिट साइड में 6H+। अब अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूं, ठीक है, वैसे तो मीडियम आपका बेसिक है, चलो बेसिक में कर देते हैं हम लोग, बेसिक में इस तरफ, चलो अभी एसिडिक में कर देते हैं, कर दिया तो, क्योंकि मीडियम से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, यहाँ तो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 9 हो गए, तो इस तरफ आपको 3H+ और डालने पड़ेंगे, तो 9H+। अब आप चार्ज को बैलेंस करोगे, ठीक है, तो चार्ज तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 9 -1, मतलब ये +9 -1 +8, इधर भी +8, ठीक है। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, क्लियर। अब देखो, है ना, अगर NaOH होता तो बस इतना करना है आपको, मतलब NaNO3 था ये, तो इधर Na डाल दो बेटा। अगर आपने इधर Na डाल दिया है, ठीक है, तो कहानी में क्या फर्क आएगा, चलो पहले मैं ये बता देता हूँ। ये अब दूसरी कहानी सुनो, है ना। जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, Na2ZnO2। अगर कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन बताऊँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, वो Na2ZnO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब ये जो Zn+2 बना है, ये OH- के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, ये 4OH- के साथ रिएक्ट करके ZnO2-2 प्लस साथ में एक वाटर आपका, सॉरी 2 वाटर बाहर निकालेगा। बस इतनी सी एक्स्ट्रा कहानी अगर आप इस रिएक्शन में वो लगा दोगे। 4 Zn+2 थे, तो 4 के लिए आपको, है ना, 16 OH- दोनों तरफ डाल के Na डाल के आप आगे की रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नीचे वाली रिएक्शन को आप ऑटोमेटिकली खुद ही बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो मैं बोल रहा हूँ कि एक डायरी में अगर आप नोट बनाते चले, जैसे एनी कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट वाटर CO2, एनी अमोनियम कंपाउंड प्लस बेस, सॉल्ट वाटर अमोनिया, फिर ये दोनों कि फिर से अमोनिया निकलना है, क्योंकि जिंक के साथ ही पूछेगा फिक्स है, तो ये ध्यान रखें। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बेटा। कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर, ठीक है। एक्सेस एयर में अगर आप सोडियम को जला रहे हो, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, मल्टीपल चॉइस है, तो ध्यान देना। सोडियम पहले तो कोई भी एल्कली मेटल हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे पहले अपना ऑक्साइड बनाएंगे, तो सोडियम भी अपना ऑक्साइड मतलब Na2O, ठीक है, ये तो बनेगा ही बनेगा। बट वो Na2O फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बदल जाता है परऑक्साइड। इसलिए मैंने बार बार याद रखने का ट्रिक बता दिया कि नेहा विपाशा हमेशा परऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नेहा मतलब सोडियम ही है। एल्कली मेटल्स के लिए ये भी ध्यान रख लेना, लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पहले ऑक्साइड बनाएगा बट वो कन्वर्ट हो जाता है परऑक्साइड में, और बाकी तीनों पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैं लिख केवल एक कर रहा हूँ, ये पहले तो अपना ऑक्साइड ही बनाएंगे K2O, फिर बदलेंगे परऑक्साइड K2O2, और फाइनली
ये आपका सुपर ऑक्साइड KO2 में जाके रुकते हैं। रीजन मैं बार बार बता चुका हूँ। ये छोटी साइज का था बेटा, इसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड था Li+ का, वो ऑक्सीजन के नेगेटिव फील्ड को रोक लेता है। बड़ा साइज होने से ठीक है Na+ ऑक्साइड के नेगेटिव चार्ज को सफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता है। दैट ऑक्साइड आयन विल अगेन गेट चांस टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वो ऑक्साइड आयन में बदलता है। नीचे जाने पर साइज और बड़ी हो जाती है, साइज और बड़ी होती है तो वो जो पेरोक्साइड बना था वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी, उसके नेगेटिव चार्ज को भी संभालने का पावर नहीं रहा इनके पास और वो फिर से ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पे इसे साइज स्टेबिलिटी के टर्म्स में बोल सकते हो। जितना बड़ा एनायन होगा आपका ठीक है उतना बड़ा केटायन लेने से लैटिस खूब ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो हमारा आंसर इसका A एंड B दोनों देंगे हम लोग। अगर सिंगल करेक्ट में होता तो फिर आपका आंसर केवल Na2O2 होता। ठीक है, ध्यान देना। और अगर एयर बोली गई बेटा तो हम ड्राई एयर लेंगे। मॉइस्ट एयर होती तो आंसर NaOH भी हो जाता, क्योंकि मॉइस्ट एयर में Na2O वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देता। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस साल अगर ये क्वेश्चन फिर आता है तो क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब लिथियम की जगह सोडियम, सोडियम की जगह लिथियम आ जाए या इन तीनों में से आ जाए तो क्या होगा। अब अगर एक प्रोडक्ट Na2CO3 होता तो वो भी बन जाता। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। नहीं क्यों, एयर में कुछ परसेंटेज तो CO2 का भी होता। Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है और CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिड बेस की रिएक्शन को होने से तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते, सृष्टि करता है भले वो, तो ये तो होना ही होना है। Na2CO3 भी बन जाता। तो ये सब चीजें मैं मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, न कि केवल आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इनऑर्गेनिक समझने के तरीके समझाना चाह रहा हूँ। आपकी मेमोरी को थोड़ा फास्ट बनाना चाह रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी को 16 GB से 32-64 GB पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिंक करके भैया। ठीक है ना, मॉइस्ट एयर होती है NaOH भी आंसर होता। ठीक है, Na2CO3 होता तो उसे भी टिक करना पड़ता, भले हल्का सा परसेंटेज हो, Na2CO3 बनेगा ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द रिएजेंट्स यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। बी केयरफुल, यहाँ पर साफ साफ उसने बोल दिया है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के तरीके बताओ। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके, ठीक, तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक वेल नोन तरीका तो हमें पता है, क्लार्क्स प्रोसेस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमें तो कैल्शियम के सॉल्ट्स को ही तो हटाना है भैया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कैल्शियम फॉस्फेट तो खुद ही इनसॉल्युबल है, इसकी तो कहानी की हम बात ही नहीं करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लार्क्स मेथड, वाटर की हार्डनेस के ऊपर आपका चौथा क्वेश्चन आ रहा है शायद इसी एक्सरसाइज में भी। अब Na2CO3 और NaOCl, ठीक है, एक्चुअली तो वॉशिंग सोडा मेथड को हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस को यूज रिमूव करने का तरीका, बट हम लोग इसे टेम्पररी हार्डनेस में भी लगा सकते हैं। क्यों, ठीक है, सोडियम का कार्बोनेट अगर हमने क्या कर दिया, जैसे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgSCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर आपने Na2CO3 के साथ करवा दी तो आपको MgCO3 प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, मैग्नीशियम तो हट गया और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल हो भी तो ये भी इनसॉल्युबल है, तो ये भी इनसॉल्युबल होने से क्या कर सकते हो आप, इसे भी वाटर से छान के बाहर कर सकते हो। यही सेम कहानी NaOCl में भी लग सकती है। ठीक है, NaOCl के साथ कराओगे आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, MgCO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, Mg आपका CO3 नहीं, MgOCl होल ट्वाइस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीक्लोराइड भी इनसॉल्युबल होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस में क्या बोला जाता है कि सॉल्वे प्रोसेस से आप Na2CO3 को तो बना सकते हो बट K2CO3 को नहीं बना सकते हो। और उसमें क्या रीजन दिया जाता है, उसका रीजन ये होता है कि NaSCO3 लेस सॉल्युबल होता है तो उसे हम लोग आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बट क्या KSCO3 हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, अगर वो सॉल्युबल है तो बाहर ही नहीं निकलेगा, रेसिड्यू में मिलेगा ही नहीं। और सॉल्वे प्रोसेस में आपको NaSCO3 आसानी से बाहर मिल जाता है रेसिड्यू में, उसी NaSCO3 को गर्म करके आप Na2CO3 बनाते हो, तो ये भी इनसॉल्युबल है। ये भी हमारे तो बस पानी ही बचा, इनसॉल्युबिलिटीज पूरी आपका बाहर निकल गई। मैग्नीशियम का ऑक्सीक्लोराइड भी इनसॉल्युबल है, तो अगले केस में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। इसलिए BCD है ना, मल्टीपल चॉइस में उसके डालने का पर्पस ये था। स्टूडेंट बाय मिस्टेक जल्दबाजी में हो सकता है केवल B टिक कर दे, बट BCD आर द करेक्ट आंसर। चलिए 40th क्वेश्चन, हमारे सेशन के हम लोग एंड पर ही हैं। क्या कह रहा है 40th क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस अ सेंट्रल रोल इन फ्लोइंग इन द फॉलोइंग फिनोमेना। ठीक है, पहला आइस फ्लोट्स इन वाटर, बिल्कुल सही है बेटा। वाटर आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपको बार बार मैं बता चुका हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कैपेबल टू फॉर्म 4 H बॉन्ड। ठीक है, ये अगले वाले ये मॉलिक्यूल, ये अगले वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है, और ये वाला जो H है आपके, ये भी अगले वाले मॉलिक्यूल के होंगे। ठीक है, HOH। तो वाटर का जो एक मोल है हमारे लिए ये वाटर है बेटा, ये 4 H बॉन्ड बनाता है, जो आपको वेल नोन इन्फॉर्मेशन सभी को पता है, आइस में होती है। इस वजह से ही आइस की ओपन केज स्ट्रक्चर होती है, और ओपन केज स्ट्रक्चर होने से उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है और आइस फ्लोट करती है। तो पहला तो करेक्ट बेटा। सेकंड, हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्शियरी अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो प्राइमरी अमीन इज RNH2 और टर्शियरी अमीन इज क्या आपका R3N। क्लियर, जब ये अपना लोन पेयर, बेसिसिटी का मतलब क्या बेटा, इन्हें अपना लोन पेयर देना है, ये ऑप्शन A। ऑप्शन बी का जवाब हम यहाँ लिख रहे हैं, जब इन्हें अपना लोन पेयर देना है तो ये बनाएगा आपका RN+H3, ये बनाएगा R3N+H। ठीक है, अब ठीक,
हायर बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पे जो आपके पास H है बेटा, ये तीनों H क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ H बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही H है, ठीक है। तो ये स्पीसीज जो बन रही है लोन पेयर डोनेशन के बाद, उसकी वाटर में डिजोल्व होने की टेंडेंसी प्राइमरी अमीन में सबसे ज़्यादा है, ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में बेटा, बट ज़्यादा इसमें है, इस वजह से RNH2 जल्दी से जल्दी इसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, और RNH2 जल्दी से जल्दी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, मतलब वो आसानी से अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है, और जो जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन है, हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्शियरी अमीन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ए करेक्ट, बी करेक्ट। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं बेटा। फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक एसिड, आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जाओगे तो इसका रीजन दिया जाता है कि एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई वाले हमेशा एसिड की एसिडिटी को कम करते हैं, इस वजह से सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल नहीं है। डी को देखें, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, इट इज आल्सो करेक्ट। लिक्विड सॉल्यूशंस में आपको बार बार बताया जाता है, इनफैक्ट आपसे ये रिएक्शन याद रखने को बोली भी जाती है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन फिनॉल आल्सो, जब आप बेंजीन में डालोगे तो ये अपना डाइमर बनाता है, ठीक है। रीजन बीइंग H बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड O, OH फर्स्ट मॉलिक्यूल, HOC CH3 डबल बॉन्ड O सेकंड मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर H बॉन्ड डेवलप हो जाता है और ये डाइमर बन जाता है। तो A, B and D आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2014 है ना, ईयर भी मैं आपको बता दूं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं मेंशन ही है यार, JEE एडवांस 2014, द पेयर ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज आर। इनमें से कौन कौन सा पेयर है जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आपको देगा। वेरी नाइस क्वेश्चन है ना, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज चेक करेगा ये आपसे। क्या नॉलेज चेक कर रहा है, पहला Na एंड एक्सेस ऑफ NH3, पहला करेक्ट है क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। तीसरी बार आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए आज के सेशन में हम लोग, ठीक है ना, अभी 41-14 से स्टार्ट करा था, तीसरी बार। और मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने लिक्विड अमोनिया में Na को डिजोल्व करा है ना, अब यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिगिटी जरूर हम लोगों की आपस में जब क्वेश्चन आया तो बहस हुई थी, क्लियर नहीं है बेटा लिक्विड अमोनिया, क्योंकि अमोनिया अगर गैस फॉर्म में होता तो आपका एमाइड बन जाता, NaNH2 और साथ में रिलीज हो जाता ½ H2, ठीक है ना, ये भी मैं बता दूं, गैस फॉर्म में होता तो ठीक है। अब उसने बोला नहीं हो, इम्प्योर भी होता तो भी ज़्यादा देर रखने पर MID बनता, प्योर होता तो आपको मैं बता ही चुका हूँ तब NaNH3X प्लस Y, सॉरी NH3Y प्लस और प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन NH3X, ठीक है, ये माइनस बाहर ले लें, ये सॉल्वेटेड अमोनिएटेड कैटायन, ये सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो ए ऑप्शन हमने सही दिया था, बट मैं साइड की कहानी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, CO और डाइल्यूट HNO3, तो CO जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज चेक करवा रहा हूँ आपसे कितना है। तो कॉपर तो अपने नाइट्रेट में बदल जाता है बेटा, CuNO3 होल ट्वाइस और बनाता है NO। डाइल्यूट HNO3 NO बदलता है, कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 बनाता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो जो हमारे P ब्लॉक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में मैं सब डिस्कस भी कराऊंगा आपसे। अभी मैं राइट नाउ के लिए इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। कॉपर अगर HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट में और HNO3 को रिड्यूस कर देगा NO में। NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास एक अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी, मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, चलो ABC लिखें। ऑप्शन सी की बात करें तो पोटेशियम को अगर आपने एक्सेस ऑफ O2 में जलाया, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था, मैंने अभी एक्सप्रेशन दिया 38 का, और तभी मैंने बोल दिया था ये 2009 का है कि वो किसी न किसी बहाने से आगे नया क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ मैंने सब इफेक्ट बता दिए थे। लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बना के परऑक्साइड में बदलेगा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पहले ऑक्साइड फिर सुपर ऑक्साइड फिर परऑक्साइड। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट आपका KO2 परऑक्साइड है तो ये K प्लस और O2 माइनस में टूटा, और MOT से इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और ऑड इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होगा, तो सी इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। लास्ट वाला तो आपका नहीं है बेटा। व्हाट इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है शायद सबको फॉर्मूला पता होगा, ये भी एक वेल नोन रिएक्शन है, ठीक है। OH और यहाँ पर आपका क्या इथाइल है ET। ये अगर आप इसकी रिएक्शन O2 से करा रहे हो तो इट इज, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें डबल बॉन्ड O ET और साथ में H2O2 बनेगा। इट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2, है ना। ये बिल्कुल ही नई रिएक्शन है, ध्यान ही रखना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कॉमनली पूछी जाती है, बाकी तीनों तो हमें पता थी, ये नई रिएक्शन है। और H2O2 में पेरोक्साइड आयन जो हो गया O2 -2 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो इसमें अब आपका कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। ऑक्सीजन 16 वाले में था MOT से, बॉन्डिंग में मैं MOT काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 17 वाले में भी रहेगा, बट 18 वाले में, है ना। इवन वालों में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि B2 और O2 दो ही हैं जिनके पास 10, B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन, O2 के पास 16 जो पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब इवन वाले डायमैग्नेटिक। तो हमारा आंसर ABC एंड वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए, सो फाइनली वी आर हैविंग लास्ट 3 assertion reason टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द एल्कली मेटल्स कैन फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है, विच कंटेन्स द हाइड्राइड आयन। तो ये तो हमें पता है बेटा, अगर आपने Na और ½ H2 की रिएक्शन कराई तो NaH मिलने वाला है। बेसिकली इट्स रेडॉक्स रिएक्शन। Na मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी। तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करा, ½ H2 ने इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके H+ बनाया है और नेट रिएक्शन आपकी हाइड्राइड बना, है ना। इनफैक्ट
इसी मेथड से ऑलमोस्ट NaH के हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस से ऑलमोस्ट प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन करा जाता है, हाइड्रोलिसिस से भी इलेक्ट्रोलिसिस से भी। तो ये H हाइड्रोजन वाली फैमिली में आपको ध्यान भी रखने की जरूरत है। अब सेकंड स्टेटमेंट, एल्कीन मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल लो इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी इलेक्ट्रॉन लूज करा। देयर हाइड्रेट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन फ्यूज्ड, बिल्कुल सही है। अगर आपने फ्यूज फॉर्म में रखा तो Na+ और H- फ्री हो जाएंगे एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एट एनोड। तो अगर हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एनोड पर H- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा वापस H2+ इलेक्ट्रॉन में, कैथोड पर Na+ का रिडक्शन Na में। आज के सेशन में ही मैंने आपका इलेक्ट्रोलिसिस पूरा समझा दिया था, बस अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो जैसे ही फ्यूज फॉर्म में आया है ना, NaH तो एल्कली मेटल का कंपाउंड है, तो ये अपना लैटिस के फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, बट फ्यूज या मोल्टन फॉर्म में लाते ही आयंस फ्री हो गया, ये इस फॉर्म में आया, ये रिएक्शन हुई। तो पहला भी करेक्ट है बेटा, दूसरा भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, क्योंकि ये H- था तभी H2 बना है। ठीक है, हमारे लिए ऐसा रीजन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन बस कि ट्रू फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग ट्रू फॉल्स तो पहचान लेते हैं बेटा। अगर एक अलग ट्रू फॉल्स निकल है COD हो जाए तो हमारा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन दोनों करेक्ट होने के बाद ही होता है कि आखिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं इस बेसिस पर दे रहा हूँ क्योंकि उसने फर्स्ट में बोला है कि H- है और सेकंड में H- से ही H2 बन रहा है, जो उसने बोला है कि हाइड्रोजन गैस एनोड पे बन रही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो वी विल गिव आंसर A। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेशन, LiCl इज प्रीडोमिनेटली अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो शायद बॉन्डिंग में भी आ चुका था है ना, तो बाय मिस्टेक फिर से रिपीट हो गया है। आगे इसमें अभी ध्यान रखता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो LiCl इज प्रीडोमिनेटली अ कोवेलेंट कंपाउंड, बिल्कुल सही है। लिथियम अपने ग्रुप में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो ही इसलिए करता है, ठीक है ना, कि उसकी स्मॉल साइज है, हाई आयनेशन एनर्जी है, एब्सेंस ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल्स हैं, और लिथियम के कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल, ये फॉल्स है, टू स्मॉल बोला है, जबकि Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 यूनिट का है, और 2 यूनिट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आप स्मॉल नहीं बोल सकते हो। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन इज सी। बट ये बॉन्डिंग में ऑलरेडी मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि वो कोवेलेंट किस वजह से हो रहा है। वो कोवेलेंट हो रहा है कि Li+ क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर दे रहा है, पेजांस रूल से, और उस वजह से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पूरा ज्यादा दे चुका हूँ, इसलिए जस्ट मैं अब यहाँ पर शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फिर से आपका लिक्विड अमोनिया, 5वां क्वेश्चन लिक्विड अमोनिया के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि आपको एक चीजें पता पड़ती जा रही कि किन किन क्वेश्चंस को वो कॉमनली आपसे पूछेगा। एल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बार बार हमने बोला ही है ना। एल्कली मेटल स्टेटमेंट 2 को पढ़ रहा हूँ मैं, एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया गेव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ द टाइप M-3N+। 3 बार तो मैं आज के सेशन में बोर्ड पे रिएक्शन भी लिख चुका हूँ कि ये मिलता है आपको। तो अब पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? जो ब्लू कलर मिल रहा है सॉल्यूशन को, वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है। यहाँ पर तो सॉल्वेटेड केटायन दिया है, अगर यहाँ पर वो एनायन देता तो हम लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन देता सॉल्वेटेड, तो हम इस आंसर को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोलते। अभी हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। आपको सब चीजें एस ब्लॉक में, अब इससे बाहर कोई भी चीज नहीं जा सकती, ये भी आप चीजें ध्यान रखें कि एस ब्लॉक जेईई एडवांस का इतना ही है। सॉल्वे प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, नई चीजें अगर मैं अब फाइनल सेशन को समराइज करूं कि जो हमें बाकी, क्योंकि मैं मेजरली तो आपसे कह रहा हूं बेटा, यू हैव टू गिव स्ट्रेस ऑन द 5 टॉपिक्स, बॉन्डिंग, मेटलर्जी, पीरियोडिक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस। जो चीजें थोड़ी बहुत छूट जाती हैं उनमें जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये नई चीज थी, ये आपको यहीं से ध्यान रखनी है। बर्निंग मेटल की बर्निंग इन ऑक्सीजन, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल में केवल लास्ट की 2 बेरियम और स्ट्रोंशियम है जो पेरोक्साइड्स बनाती हैं, बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और रही बात आपका बर्निंग वाली कहानी बता दी, लिक्विड अमोनिया की कहानी बता दी, ठीक है, कि लिक्विड अमोनिया में उसकी सॉल्युबिलिटी को देखना है आपको, सॉल्वेज प्रोसेस से किसको बनाने की मेथड देखनी है, Na2CO3 को, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस नए टाइप के थे। तो मेजरली इतने से हमारा जो नया काम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और बाकी आप जितनी चीजें याद रख सकें वो तो खूब अच्छा है, मना तो किसी चीज में नहीं है। मैं एक ट्रेंड समझा रहा हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, उनमें ये चीजें आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू एंजॉयड दिस सेशन, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन। We will meet in the next session with the discussion of some other blocks और जो भी अब हमारा बाकी है। Till then, goodbye.